हेलो एवरीवन, ये देखिए क्लास 12 का भूगोल है चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही आधारित मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्योर शुद्ध एनसीईआरटी की बुक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर 2 का आधा पार्ट पढ़ा चुका था। अब चैप्टर 2 का कुछ चीजें बची हुई हैं जिनको आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने विश्व ये क्या कहते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, इन सभी चीजों को बता दिया था। उसी के नीचे से आपको पढ़ाना है। तो देखिए उसके नीचे क्या आता है, इस चीज को जरा गौरपूर्वक देखते हुए चलिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जनसंख्या की वृद्धि। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या की वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, तो जनसंख्या की वृद्धि से तात्पर्य धनात्मक वृद्धि से भी है और ऋणात्मक वृद्धि से है। अब हम इन्हीं सब चीजों को क्या पढ़ते हुए चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए जनसंख्या की वृद्धि लिखी हुई है। तो जनसंख्या की वृद्धि जो है समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या क्या वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब देखिए इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर समझेंगे कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। मान लीजिए अगर आपको इसको समझाना हो किसी को तो कैसे समझाएंगे आप? जैसे इंडिया का क्या है, इसमें पॉपुलेशन ज्यादा हो चुका है, तो कैसे समझाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो हम इसको समझाएंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी सन 2000 में मान लीजिए इंडिया में कितने लोग थे? 5 लोग थे। अब यहाँ पर अब कितना चल रहा है आपका? 2022 चल रहा है। कितना? 2000 आपका 22 चल रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2022। अब 2000 यहाँ पर है, यहाँ पर 2022 है। 2000 सन में इंडिया में 5 व्यक्ति रह रहे थे। अब इस समय कितने लोग रह रहे हैं? इस समय इंडिया में मान लीजिए इस समय इंडिया में कितने? 10 व्यक्ति रह रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि जनसंख्या की वृद्धि हुई है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 लोग हो गए हैं, 2022 में 10 लोग हैं, तो कितने लोगों की वृद्धि हुई है? 10 में से आप क्या करेंगे? 5 को घटाएंगे तो 5 आएगा। ये देखिए आपको क्या पता चला हुआ है कि 5 व्यक्ति क्या हैं? बढ़े हैं। इस तरह से हम इसको समझेंगे और इसको लिखेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि से क्या है। तो जनसंख्या की वृद्धि से आशय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से लगाया जाता है। और जनसंख्या की वृद्धि जो है समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। ये जो वृद्धि निकल कर आई है वो क्या है? धनात्मक वृद्धि है। धनात्मक क्या है? धनात्मक। अगर मान लीजिए 2022 में 10 की जगह पर क्या 3 लोग हो गए होते, तो 5 में से अगर हम 3 घटाते तो कितना आता? 2 आता। 2 ये क्या है? यानी जनसंख्या घटी है। पहले 5 लोग थे, अब 3 लोग हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक वृद्धि। तो अभी इन सब चीजों को समझा जाएगा। आगे लिखा है कि धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, ऋणात्मक वृद्धि। अभी पहले आप समझिए कि जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। इतनी चीज जब आप समझ लेंगे तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं, तो आप आसानी से आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? या जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में क्या व्यक्त किया जाता है। इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जब निकाला था कि 2000 कितना? 2000 और यहाँ पर 2022 लिखा था, तो पहली बार मैंने निकाला तो 5 लोग क्या हुए थे? ज्यादा हुए थे। तो इसको हम क्या प्रतिशत में बताते हैं? जैसे यहाँ पर हम 5% लिख देंगे। कितना? 5%। तो इसको हम बताएंगे कि जनसंख्या 5% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसका तात्पर्य यही है जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में क्या व्यक्त किया जाता है। नीचे लिखा है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि आपसे 3 नंबर का पूछा जा सकता है, तो ध्यान पूर्वक इसको याद करिएगा। ये सब आपको याद करना है, आपको याद करना ही पड़ेगा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि बराबर क्या होता है? जन्म माइनस क्या होता है? मृत्यु होता है। तो जब भी आपको जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निकालना होगा तो हम जन्म में से क्या करेंगे? मृत्यु को घटा देंगे, तो हमारी क्या निकलेगी? आपकी प्राकृतिक वृद्धि। तो भूगोल में आपको ये कैलकुलेशन नहीं आएगा, सीधे से आपको थ्योरी पूछा जाता है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, लिखिए। तो 3 ही नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में
जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। और प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु होता है। इतनी जब चीजें आप लिखेंगे तब आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ और लिखा हुआ है, इसको समझते हुए चलिए। लिखा है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं। अभी आपने प्राकृतिक वृद्धि पढ़ा, अब वास्तविक वृद्धि पढ़िए। यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर क्या होता है, वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो प्रवास किसे कहते हैं, उत्प्रवास किसे कहते हैं, अभी मैं इसको आगे समझाता हूं आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, किसी भी चीज को अगर निकालना पड़ेगा तो वो हमेशा समय के दो अंतरालों में ही निकाला जाता है। तो आपको परिभाषा लिखना काफी इजी हो जाएगा जब आप इन सब चीजों को 2-3 बार रिपीट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मक्खन आपको मिलेगा, जिससे एक ही परिभाषा से आप कई परिभाषाओं को आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, आराम से आप लोगों ने समझ गया। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो, या जन्म या अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में क्या प्रवास कर गए हों। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में क्या जो जन्म दर है वह ज्यादा हो रहा है, यानी ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या कम है, मर ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, जनसंख्या ज्यादा होगा। और भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल, भूटान और व्यक्ति भारत में रोजगार पाने के लिए आ जाए तो भारत की क्या हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। इस चीज को ही हम कहते हैं जनसंख्या की क्या, धनात्मक वृद्धि। अब हम आपको समझाएंगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। या भी क्या, यदि यह दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। अभी देखिए एनसीईआरटी जो यहाँ पर परिभाषा आपको लिखा है काफी इजी था, लेकिन अगर आपसे यही पूछा था कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं तो वहां पर देखिए नहीं बता पाया था कि जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं, जो आपकी शुरुआती अवस्था में था। तो इसीलिए मैं आपको बोला था साइड बुक लेंगे तो उसमें ये सारी चीजें भी इजी लिखी हुई हैं वो भी। तो एनसीईआरटी तो आप पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब परीक्षा देते समय जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़िएगा, साइड बुक के क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसी के क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किसे कहते हैं। समय के दो अंतरालों में यह ऋणात्मक वृद्धि दर ज्ञात की जाएगी। जैसे मान लीजिए जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि है सेम उसी का उल्टा होता है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। मान लीजिए भारत में क्या अकाल पड़ जाए, भूखमरी आ जाए तो क्या होगा, भारत में जो जन्म दर है वो भी कम, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और जो आपका अकाल, भूख, पीड़ा मानी बाढ़ हो रहा जाए, भूकंप आ जाए तो लोग क्या कर जाए, मर जा रहे हैं। और यहाँ जो आए थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के लोग, वो भी डर के मारे भाग जाए अपने अपने देश। तो भारत में जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो उसी चीज को हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आप आसानी से आगे हमारे साथ साथ चलिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज समझना है बस। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने हैं, 3 घटक है, जन्म, मृत्यु, अप्रवास, और एक आपका होता है उत्प्रवास। तो इन्हीं चीजों की सहायता से हम इस चैप्टर को काफी अच्छे तरीके से लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं। यहाँ पर हमेशा चर्चा होगी जन्म और मृत्यु की। क्या इस पाठ में हमेशा जन्म और मृत्यु की ही चर्चा होती है, इन्हीं कारणों से क्या ये पाठ बना हुआ है। अब इसमें हमको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक बस इतना पढ़ना है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो जन्म, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है उस प्रक्रिया को जन्म कहते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है उसको मृत्यु कहते हैं। अब प्रवास किसे कहते हैं इसको अभी मैं यहाँ पर समझाता हूँ, पहले ध्यान पूर्वक आप समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि अशोधित दर, अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं। तो इन सब चीजों को आप याद नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पूछा भी नहीं जाता है। अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, आप आसानी से चलिएगा। यहाँ पर लिखा है अशोधित मृत्यु दर और ऊपर लिखा था जन्म दर। अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा, नहीं तो मत पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे पूछे नहीं जाते हैं। अब मेन चीज आपसे पूछा जाता है कि प्रवास किसे कहते हैं तथा प्रवास किसे कहते हैं तथा उत्प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। जब इस टाइप से प्रश्न पूछेगा तो दीर्घ उत्तरी में पूछेगा तो सबसे पहले आप जानने का प्रयास कीजिए कि प्रवास किसे कहते हैं।
प्रवास का मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। मान लीजिए आप जहां भी हैं, जैसे आप अपने घर में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, कोई शहर में है वो अपने रूम में बैठकर वीडियो देख रहा है, या उसका शहर में घर है तो वहां से बैठकर वीडियो देख रहा है, वो इस चीज को छोड़कर, जहां वो बैठा हुआ है इस चीज को छोड़कर वह कहां? अमेरिका चला जाए। कहां चला जाए? अमेरिका चला जाए। या जिस भी आप प्रदेश में, जिस भी आप जिले में, जिस भी आप गांव में हैं, उस गांव या उस जिले या उस शहर को छोड़कर आप किसी दूसरे गांव, किसी दूसरे जिले, किसी दूसरे शहर में जाकर रहेंगे, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवास किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब इसमें जो भी कुछ लिखा गया हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो मैं समझाया हूँ उसको अगर आपके दिमाग में बैठ गया होगा तो याद भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको मुझमानी याद हो गया होगा। अब यहाँ पर पूछा है कि उद्गम स्थान क्या किसे कहते हैं, गंतव्य स्थान किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई प्रवासी अपना मूल स्थान को छोड़ता है तो वह उसका क्या? उद्गम स्थान कहलाता है। और गंतव्य स्थान क्या होता है? जब कोई प्रवासी अपना मूल स्थान को छोड़कर जहां पर जाकर रहता है वह उसका गंतव्य स्थान कहलाता है। क्या? गंतव्य। इसको याद कैसे रखेंगे? उद्गम, जैसे गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, यानी शुरुआती अवस्था कहाँ है, तो शुरुआती अवस्था समझ गए ना। अब गंगा नदी गिरती कहाँ है? गंतव्य। तो वह इस चीज को इससे कोरिलेट करके समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। इस चीज को जब आप समझ गए तो आगे आप चलिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ओ सॉरी यार, चलिए आगे लेके चलते हैं। अबे यार तुम परेशान कर दिए हो, चेंज। चलिए अब आगे चलेगा। यहाँ पर देखिए और क्या लिखा हुआ है, अप्रवास किसे कहते हैं, उत्प्रवास किसे कहते हैं, इन सब चीजों को भी देख लीजिएगा। अप्रवास किसे कहते हैं? प्रवासी जो है किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उसे अप्रवासी कहलाते हैं। जैसे कोई प्रवासी है वह क्या जहां पर गया था उस स्थान को भी छोड़कर नया स्थान पे चला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रवास कहते हैं। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसे हम अप्रवासी कहते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका से भारत आया, फिर भारत से श्रीलंका चला गया, वो क्या है? अप्रवासी ही कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए उत्प्रवास किसे कहते हैं? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसे उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो जो मैं अभी उदाहरण बताया था वही अमेरिका से भारत आया, भारत से क्या श्रीलंका चला गया, एक उत्प्रवासी का उदाहरण बन जाएगा। और जो आपका अप्रवास है, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं, मान लीजिए हम वाराणसी जिले से क्या जौनपुर जिले चले गए, वो हमारा क्या कहलाएगा? अप्रवास कहलाएगा। इन सब चीजों को आप समझे रहिएगा, बस आपसे पूछेगा, इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं और आगे आपको लेके चलता हूँ तो काफी अच्छी बात रहेगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं, यानी प्रवास लोग क्यों करते हैं, इनके कारणों की क्या विवेचना करना है, यही चीज आपको इसमें बताना है। तो प्रवास क्यों लोग करते हैं इस चीज को चलिए हम लोग समझा जाए। प्रवास को प्रभावित करने में दो कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक और दूसरा क्या है? अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? या किसी भी क्या प्रवासी को उसका मूल स्थान छुड़वाने में अहम भूमिका निभाता है। ये हमारे क्या कहलाएंगे? आपके प्रतिकर्ष कारक कहलाएंगे। प्रतिकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो किसी भी प्रवासी के क्या उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए आप जहां भी रह रहे हो, कोई प्रवासी है वो अपने उद्गम स्थान पर बहुत ही अच्छे से रह रहा था, लेकिन उसके उस उद्गम स्थान पर क्या अशांति फैल गई, दंगा फैल गया, लड़ाई झगड़ा हो रहा है काफी ज्यादा, वहां पर बहुत ही ज्यादा मारपीट हो रही है, आतंक का माहौल है, वहां पर उसको वो सारी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा का, उसको वहां पर जो है भजन कीर्तन यानी सांस्कृतिक जो उसके नियम है उस चीजों को वहां पर वो नहीं फॉलो कर पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, वह इन सब कारणों से परेशान होकर किसी दूसरे स्थान पर क्या चला जाएगा। तो जो कारण उसको उसका उद्गम स्थान छुड़वाने में भूमिका निभाते हैं वो आपके क्या प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। अब अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? जैसे देखिए कोई प्रवासी अपना जब उद्गम स्थान छोड़कर जहां पर जाता है और जिन कारणों से जाता है वो उसके क्या अपकर्ष कारक कहलाते हैं। अपकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं
जो किसी भी प्रवासी को अपने यहाँ आने के लिए क्या आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए, हाँ जैसे देखिए, मैं इन अपने एक जगह छोड़कर, जैसे कोई प्रवासी है वो अपना जगह क्यों छोड़ता है, जब उसको वहां पर अनुकूलित वातावरण नहीं मिलता है तो वह जहां पर जाकर रहेगा वहां पर उसको अनुकूलित वातावरण मिलेगा। जैसे वहां पर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा उसको मिलेगी, वहां पर उसको सांस्कृतिक व धार्मिक क्या मान्यताएं मिलेंगी, उसको स्वतंत्रता मिलेगी, वह पूजा पाठ आसानी से कर सकता है। वहां पर बेरोजगारी नहीं रहेगी, वहां पर क्या जो आपके उपद्रवी है वो नहीं रहेंगे, वहां पर आतंक का माहौल नहीं रहेगा, वहां पर आतंकी हमले नहीं रहेंगे, वहां पर बाढ़ नहीं आएगा, ये सारी सुविधाएं वहां पर क्या, ये सारी चीजें वहां पर नहीं आएंगी। तो ऐसे कारक जो किसी भी प्रवासी को क्या अपने कारणों की वजह से आकर्षित करते हैं, तो वो आपके क्या अपकर्ष कारक कहलाते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अपकर्ष मतलब क्या होता है, आना, तो ऐसे कारक जो बुलाते हैं वो आपके अपकर्ष कारक कहलाते हैं। तो एक चीज जब आप याद कर लिए तो दूसरा आसानी से याद रहेगा कि प्रतिकर्ष कारक क्या चीज है। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आज हमारी थोड़ी एनर्जी क्या है, लो है, इसलिए काफी कम मजा आ रहा है, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, जिनको समझना होगा वो अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियां। तो जनसंख्या की जो वृद्धि की वो प्रवृत्तियां वो काफी तरीके से हैं। जैसे जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियां, हम इसको कैसे आपको समझाएंगे और आप कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए सन 1400 ईस्वी में जनसंख्या क्या थी, बहुत ही कम थी, लेकिन जनसंख्या कब से बढ़ना शुरू की, जो आपकी 1700 से यानी 17वीं शताब्दी से जनसंख्या बढ़ना शुरू की, जब औद्योगिकरण का क्या हुआ था, विकास हुआ था। जनसंख्या कैसे बढ़ी, पहले क्या था, राजा महाराजा लोग रहते थे, मन करता था नागरिक को फांसी पर लटका देते थे, मन करता था मार देते थे, मन करता था तो किसी इमारत को बनवाना था उसी में लगा देते थे, वहां का नागरिक क्या हो जाता था, मर जाता था। और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा का, चिकित्सा का विकास नहीं था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का विकास नहीं था, वो बड़े बड़े अस्पताल बड़ी ना पाले थे, तो जब अस्पताल थे नहीं तो लोग बीमार होते थे, मर जाते थे। तो अब जो 17वीं शताब्दी आई थी, औद्योगिकरण हुआ, विकास हुआ, राजा महाराजाओं का काम खत्म हो गया, अब लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने लगे, अपने देश का विकास करने लगे, स्वास्थ्य का विकास हुआ। अब कोई क्या मर नहीं पाता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, हॉस्पिटल नहीं जा पाता है तो वही मरता है, वरना सभी के सभी क्या बच जाते हैं, जिससे जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, इसका पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब मान लीजिए जैसे 17वीं शताब्दी में 50 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या थी, लेकिन 21वीं शताब्दी में 700 करोड़ है, 50 से 700 करोड़ बढ़ी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसमें आपको यही सब चीजें लिखना होगा जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों में। अब हम आपको इसको समझाते हुए चलते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोटे तौर पर 80 लाख ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी, और 16वीं और 17वीं शताब्दी में विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 55 करोड़ थी, और 18वीं शताब्दी औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व में जनसंख्या का विस्फोट वृद्धि हुई, और अब जो है 21वीं शताब्दी में जनसंख्या कितनी हो गई है, 700 करोड़ हो चुकी है पूरे विश्व की। अब इसको मैंने काफी अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि की सहायता की। तो जैसे देखिए जब भी क्या विज्ञान का विकास हुआ तो क्या हुआ, औद्योगिक चीजों का भी विकास हुआ, उसमें क्या आपका जो आपकी मेडिसिन है उन चीजों का भी विकास हुआ। जैसे आपका देखिए जो आपके क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, इन सभी का विकास हुआ। किसमें, जब आपका विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लोग पढ़े। जैसे पहले लोग विज्ञान को थोड़े ना जानते थे, जब विज्ञान को पढ़े, साइंस को पढ़े, तो उनको पता चला कि दवाई कैसे बनाई जाती है। जब दवाई वो लोग बना लिए तो कोई बीमार होता था तो दवाई को पिला देते थे, वो बच जाता था। जब और ज्यादा विकास हुआ, औद्योगिक विकास जब हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो वो जो छोटे छोटे आपके मतलब रूम में रहते थे, अब वो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बन गए। तो जब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बन गई तो वहां पर ज्यादा संख्या में लोग आकर क्या अपने उपचार को आसानी से करा लेते थे। इन सभी चीजों की वजह से क्या हम काफी अच्छे से बच गए। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज लिखा हुआ है, इसको समझिएगा।
जैसे महामारी फैलती है, संक्रामक रोग होता है, या कोई छत से गिर जाता है, टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, या कोई टीकाकरण है उसे कर दिया जाता है, उसको चिकित्सा दिया जाता है। अब स्वच्छता भी क्या ज्यादा फैल चुकी है, तो जिससे लोग कम बीमार पड़ते हैं, वही चीज इसमें समझाया गया हुआ है, इसको देखिएगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विश्व के 2 गुना होने की अवधि। तो विश्व के 2 गुना होने की अवधि मैंने आपको बता दिया था, जैसे 17वीं शताब्दी में थी तो वहां पर 50 करोड़ की जनसंख्या थी, 21वीं शताब्दी है तो 700 करोड़ की जनसंख्या है। तो जनसंख्या की वृद्धि कैसे हुई, तो स्वास्थ्य का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, जागरूकता का विकास होने की वजह से ही जनसंख्या क्या हुई, वृद्धि हुई। अब चलिए मैं और आगे आपको लेके चलता हूँ। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, तो इसको काफी कम इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नहीं बताना चाहूंगा। और मैं देख लेता हूँ जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। तो जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, इस पे देखिए क्या होता है, पॉजिटिव प्रभाव भी होता है, निगेटिव प्रभाव भी होता है। जैसे जनसंख्या जब ज्यादा हुई, तो जैसे जब जनसंख्या जिस देश में ज्यादा हुई, जैसे मान लीजिए युवाओं की जनसंख्या किसी देश में जब ज्यादा हो गई, तो वहां पर क्या शिक्षा का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का वहां पर विकास हो गया। और कोई ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन वहां पर जो नवयुवक है उनकी जनसंख्या कम, वृद्धों की जनसंख्या ज्यादा हुई, यानी बूढ़ों की, तो वो लोग प्रौद्योगिकी यानी आपके जो टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र में कम आगे बढ़ पाए। अब जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई जिस देश में, तो वहां पर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा का विकास होने के बावजूद भी क्या वो देश क्या गरीब बन गया। गरीब क्यों बन गया, क्योंकि सभी को क्या खाने पीने की सुविधा नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उतना भी ज्यादा विकास नहीं हो पाया है कि जैसे अभी गेहूं, मान लीजिए गेहूं आप लगा दिए, पानी का व्यवस्था ही नहीं, तो गेहूं कैसे होगा, धान कैसे होगा, अरहर कैसे होगा, गन्ना कैसे होगा। जब खाने की चीजें ही नहीं रहेंगी तो आप कैसे विकास कर पाएंगे। ये सारी चीजें, युद्ध का माहौल छिड़ गया देश के अंदर है, किस बात को लेकर, खाने पीने की चीज को लेकर। अब मान लीजिए जनसंख्या, यहाँ पर और क्या था, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन किसी देश में मान लीजिए जनसंख्या क्या हो गई, घट गई, जनसंख्या घट गई, युवाओं की जनसंख्या घट गई, तो वो क्या प्रौद्योगिकी में विकास नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी का वहां पर विकास नहीं हो पाएगा, यानी किसी भी चीज को वो समझ नहीं पाएंगे। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, इसमें ज्यादा बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए क्या है, जननांगी संक्रमण, इन सब चीजों को मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। वीडियो काफी लंबा बन रहा है, हमको मालूम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज इसको हम समाप्त करके रहेंगे। जननांगी संक्रमण क्या होता है इसको मैं बताता हूँ। तो जननांगी संक्रमण और जननांगी चक्र क्या होता है, इन सब चीजों को समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रामीण खेतीहर लिखा है, जननांगी संक्रमण नगरीय औद्योगिक लिखा हुआ है। तो ग्रामीण जो आदमी होता है वो गांव से पहले शहर में गया, अब शहर में मान लीजिए उसको उचित लाभ नहीं मिल पाया, तो फिर वह नगर से क्या गांव आ जाता है। बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि गांव से शहर जाते हैं, फिर कुछ दिन में क्या भाग आते हैं। तो ये क्या होता है, जननांगी चक्र चलता रहता है, लोग जाते आते रहते हैं। अब आपको मेन चीज क्या ध्यान रखना है, जननांगी संक्रमण की अवस्थाओं। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा कि जननांगी संक्रमण की अवस्थाओं के बारे में विवेचना कीजिए, 6 नंबर का पूछा जाएगा दीर्घ में। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, जननांगी संक्रमण की पहली अवस्था, यहाँ पर लिखा है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखा तो हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रथम अवस्था लिखा हुआ है, इसको मैं हेडलाइन कर देता हूँ। प्रथम अवस्था लिखा हुआ है, फिर इसके बाद द्वितीय अवस्था, यहीं पर कहीं लिखा है द्वितीय अवस्था, इसके बाद अंतिम अवस्था का मतलब तृतीय अवस्था। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था में क्या हुआ था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा का विकास न होने की वजह से, जागरूकता की विकास न होने की वजह से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती भी थी और जनसंख्या क्या होती थी, घटती भी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा भी बढ़ती थी और बहुत ज्यादा घटती थी। क्यों? क्योंकि जब स्वास्थ्य का विकास नहीं था तो अगर कोई बीमार होता था वह मर जाता था, यानी बहुत से लोग बीमार होते थे, मर जाते थे। जागरूकता का विकास नहीं था तो लोग 1-2 बच्चे ना पैदा करके लोग 8-10 बच्चे पहले पैदा करते थे। इससे क्या होती थी, जनसंख्या बढ़ती थी। शिक्षा का विकास न होने की वजह से उनमें समझदारी क्या थी, नहीं थी। यही सारी चीजें आप इनकी प्रथम अवस्था में लिखेंगे। कोई घातक बीमारी फैलती थी, तो मान लीजिए कोई जैसे कोरोना काल आया था, अगर मान लीजिए इस समय स्वास्थ्य का विकास नहीं हुआ होता तो कोई नहीं बचता, सभी के सभी क्या मारे जाते। इसी तरह से प्रथम अवस्था में क्या था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, जागरूकता का विकास न होने की वजह से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती भी थी और घटती भी थी। प्रथम अवस्था में दोनों चीज पाया जाता है।
द्वितीय अवस्था में क्या हुआ था? द्वितीय अवस्था में जनसंख्या में स्वास्थ्य सेवा शिक्षा चिकित्सा जागरूकता का यानी अल्प रूप से क्या हुआ था? विकास हुआ था। अल्प रूप मतलब होता है हल्का सा विकास हुआ था, जिसकी वजह से जनसंख्या पहले तो तीव्र गति से बढ़ती थी और इसके बाद जब सब कुछ दिन बाद क्या हुआ? जनसंख्या में सुधार आया। अब वह जनसंख्या क्या हुई? थोड़ी स्थिर होने लगी थी। तो इसमें क्या हुआ था? स्वास्थ्य सेवा शिक्षा चिकित्सा का अल्प रूप से विकास होने की वजह से जनसंख्या शुरुआती अवस्था में बढ़ती है, लेकिन फिर परंतु उसके ठीक ही बाद जनसंख्या में थोड़ा उसकी जन्म दर तथा मृत्यु दर में सुधार आने लगता है। अब देखिए जो आपकी तीसरी अवस्था है उसमें क्या लिखेंगे? इसमें स्वास्थ्य सेवा से शिक्षा चिकित्सा का विकास हो जाने की वजह से जो जनसंख्या की जो जन्म दर है और मृत्यु दर है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें आपका एक जैसे वो क्या कहते हैं फिजिक्स में पैरेलल का मतलब होता है समान रूप से क्या जनसंख्या बढ़ी और जब समान रूप से ही क्या जनसंख्या बढ़ी, यानी जनसंख्या का स्थिरता इसमें पाया गया हुआ है। अब देख रहे हैं जितने भी विकसित देश हो चुके हैं उनमें जनसंख्या बहुत ही ज्यादा ना तेजी से बढ़ती है ना बहुत ही ज्यादा तेजी से घटती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वास्थ्य सेवा शिक्षा चिकित्सा तथा जागरूकता का विकास हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान जितने मुस्लिम कंट्री देश हैं उनमें ये सारी चीजें नहीं पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह जो है वो बोला है कि आप कितने भी बच्चा पैदा करिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे प्राकृतिक चीजों का उपयोग कर लिया जाता है, यानी जो ह्यूमन मेड उनका प्रयोग होने की वजह से क्या बच्चों को रोकथाम को रोका जा सकता है, लेकिन वो लोग क्या इस चीज को नहीं अपनाते हैं, वो अल्लाह का क्या देन समझते हैं। तो वो देन समझते रहेंगे। ये जब जनसंख्या जिस भी देश में ज्यादा फैलती है तो भूखमरी का शिकार हो जाता है, वह देश क्या डूब जाता है और बर्बाद हो जाता है। उस पर दूसरा देश आकर आक्रमण करके उस देश को कब्जा कर सकता है। तो अब यहाँ पर और मैं देख लेता हूँ, अगर और कुछ है तो मैं बताता हुआ चलता हूँ। आगे देखिए आपके क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है और यही आपका लास्ट चीज है। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में आप क्या बताएंगे, यानी जनसंख्या कैसे नियंत्रित होगी। तो जनसंख्या कैसे नियंत्रित होगी? परिवार नियोजन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को क्या रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को क्या सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार करना है आपको क्या गर्भ निरोधक चीजों की सुगम उपलब्धता करानी है। बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनसंख्या नियंत्रण में क्या सहायक हो सकते हैं। अब इसमें देखिए थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत दिया हुआ था क्या जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में। इसने बोला था थॉमस माल्थस जी ने कि थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि थॉमस माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या की बढ़ रही है वह खाद्य पूर्ति की तुलना में भी तेजी से बढ़ रही है। थॉमस माल्थस के सिद्धांत बताइए जनसंख्या नियंत्रण से, तो आपको यही चीजें लिखना पड़ेगा। इन्होंने कहा जो जनसंख्या बढ़ रही है वह खाद्य पूर्ति की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहने का तात्पर्य जैसे आप खेतों में जो बीज उज लगाते हैं फिर इसके बाद गेहूं चावल जो भी पैदा होता है उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो इसका परिणाम होगा कि अकाल पड़ेगा उस देश में। जब जिस देश में ज्यादा जनसंख्या रहेगी तो खाने पीने की कमी होगी, अकाल पड़ेगी और बीमारी भी फैलेगी तथा युद्ध की स्थिति बनेगी। और इसके बाद जब युद्ध हो जाएगा बम बम फूट जाएंगे तो सब मर जाएंगे। तो इसमें क्या जनसंख्या में गिरावट आएगी। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये चीज क्या था जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इसमें परिवार नियोजन का काम बच्चों को जन्म को रोकना अथवा उनमें अंतराल रखना है। जैसे शादी होने के 5 साल या 4 साल पे एक बच्चा, फिर उस बच्चे के पैदा होने के बाद 5 साल बाद एक बच्चा, इस तरह से इसे बताया गया है। 2 बच्चे पैदा करेंगे तो सही रहेगा जिससे जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। और आपको क्या करना है, परिवार नियोजन सुविधाएं भी अपनानी है। अब यहाँ पर महिलाओं को क्या स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। और आपको क्या करना है, जैसे गर्भ निरोधक जितने भी यंत्र आते हैं उनको क्या लोगों को
जागरूक करना है, उनको बताना है। यह प्रचार का मतलब यही इसमें लिखा है। अब गर्भ निरोधक जैसे जितने भी यंत्र आते हैं, गोली, जितने भी आपके उपकरण हैं, उनको क्या इन लोगों को परिचित कराना है, क्योंकि जितने लोग पढ़े लिखे नहीं है वो सब ये सारी चीजें जानते ही नहीं है। जब जानेंगे नहीं तो बच्चे क्या ज्यादा पैदा होंगे। अब एक साल में क्या होता है कि हर एक साल जो पढ़े लिखे नहीं हर एक साल बच्चे पैदा कर देते हैं। इन सारी चीजों को जब हम बताएंगे तब हमारा क्या जनसंख्या नियंत्रित होगी। यही इस पाठ में था। तो मैंने भी आराम से पढ़ाकर आपको ये पाठ काफी बेहतरीन ढंग से समाप्त कर दिया। बीच बीच में थोड़ी लो एनर्जी आती थी हमें, तो मैं उस चीज को उतना नहीं, तो आपको अच्छे से समझ जरूर पाएंगे। जो मेन चीजें थी उसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और लाइव सेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।